नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 2025 के 7 अगस्त 2025 को जो थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके सभी 30 के 30 मैथ के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये पीवाईक्यू जो हैं ये रेलवे के हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस कंसेप्ट और जिस लॉजिक के साथ हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं उससे आपका एग्जाम में समय भी बचेगा। और ये जो जिस टाइप के क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में दिख रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन रेलवे के हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और बिल्कुल सेम के सेम पैटर्न हर एक एग्जाम में रहता है। थोड़ा बहुत लेवल लो और लेवल हाई हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये अच्छे खासे लेवल के हैं। इन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं एक-एक करके। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपके सारे कंसेप्ट और जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएँ। तो आप ये जो देख रहे हैं ये 7 अगस्त की थर्ड शिफ्ट के 30 के 30 क्वेश्चन हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 6 और एलसीएम 36 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 30 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो, एक तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर। अब हमको दिख रहा है कि एचसीएफ यहाँ पे 6 दिया है, एलसीएम यहाँ पे 36 दिया है, तो बराबर संख्या देनी है। तो एक से संख्या मान लो एक्स हो जाएगी, एक हो जाएगी एक्स प्लस 30, इनका अंतर है। तो हम देख सकते हैं कि एक संख्या अगर 30 यहाँ पे है और यहाँ पे 36 से गुणा करना है तो एक्स बराबर यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे भी 6 है तो ये भी 6 होगा, यानी कि सेटिस्फाई कर जाएगा और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नहीं तो फिर एक और तरीका है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारी जो संख्या है एक एक्स है, एक एक्स प्लस 30 है, इसका गुणा करेंगे इसमें तो एक्स स्क्वायर प्लस 30x और 36 इंटू 6 216 आएगा। इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 216 बराबर 0। इस समीकरण को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऐसी कोई संख्या देखो जिसका गुणा करने पर 216 आए और घटाने पर 30 आ जाए। तो ऐसी संख्या है 36 इंटू 6, जो कि हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 36x माइनस का 6x माइनस का 216 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 36 आएगा, यहाँ पे माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 36 आएगा। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 36 निकल के आएगी माइनस की, और यहाँ पे निकालेंगे तो x बराबर यहाँ पे 6 निकल के आएगी। तो x की वैल्यू हम माइनस में नहीं ले सकते हैं तो x की वैल्यू 36 नहीं हो सकती है, x की वैल्यू 6 है तो 6 वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो x बराबर 6 आ जाएगा और दूसरी संख्या 30 प्लस 6 बराबर 36 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक जिले की जनसंख्या है 3,51,000, जिसमें से 1,64,000 पुरुष हैं। 14% जनसंख्या साक्षर है, ओवरऑल इसमें से 14% साक्षर है। और यदि 14% पुरुष साक्षर है तो कितने प्रतिशत महिला साक्षर है। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल हो गया है कि मान लो 3,51,000 के कितने भी हैं, अगर ओवरऑल 14% यहाँ पे साक्षर हैं, पुरुष भी 14% हैं, तो बाकी के जो बचेंगे वो भी तो 14% होंगे, महिलाएं भी। तो ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही सही हो जाएगा बिना किसी सॉल्यूशन के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम 110 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। देखो, कोई भी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना होता है तो ये होता है n+1, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। तो 170 यहाँ पे सम संख्या है तो 170 में 1 जोड़ेंगे तो अब हो जाएगा हमारा 171, बिल्कुल सही आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया गया है 4 की पावर 0.72 बराबर x, 4 की पावर 0.86 बराबर y और x की पावर z बराबर y की पावर 8 दिया गया है। तो इसमें से z का मान हमको निकालना है। देखो, हमें x और y का मान दिया गया है तो हम x और y का मान यहाँ पे रख देते हैं। 4 की पावर 0.72 और इसकी पावर z है तो z से गुणा हो जाएगा, बराबर y की स्थान पर लिखा हुआ है कितना, 4 की पावर 0.86 और 8 से एक और यहाँ पे 8 की पावर है तो ये 8 से गुणा हो जाएगा। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया था। अब यहाँ पे 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी, यानी कि आधार सेम है तो इसकी पावर का हम पावर को बराबर भी लिख सकते हैं। तो 0.72 इंटू जेड बराबर लिख सकते हैं 0.86 इंटू 8 के बराबर। अब यहाँ से हम डायरेक्ट 8 से इसको काट देंगे ये, तो ये आ जाएगा 0.09 बार कट जाएगा और बराबर करेंगे हम 0.86 के, तो z बराबर आ जाएगा 0.86 अपॉन में 0.09, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा
तो हमारा जो आंसर आएगा 86/9, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 से कट जाएगा 9 बार, 9 नाम 81, 5 बचे, 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45, 9.555 आएगा, यानी कि 9.56। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि एक सेट का अंकित मूल्य अगर 900 है, इसे 10% की छूट देकर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। 10% की छूट पे दे रहा है कि 100 है, 900 है 100%, 90 10 की छूट देने के बाद 90% बचेगा, तो हमारा आंसर आएगा 0 से 0, 0 से 0, 9 नाम 81, 810 रुपये। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4519 में जोड़ने पर प्राप्त जो योगफल है वो 30 से पूर्णतः विभाज्य हो। सबसे पहली बात तो ये है कि 30 से विभाज्य है, यानी कि इसके एंड में अगर 0 आ रहा है तो जिससे विभाज्य करना है उसके भी एंड में 0 आना चाहिए। तो क्या 4519 में 13 जोड़ेंगे लास्ट में 0 आएगा? नहीं आएगा। 6 जोड़ेंगे लास्ट में 5 आएगा? 0 नहीं आएगा। 11 जोड़ेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। 11 जोड़ेंगे तो 4530 हो जाएगा, और जो कि ये 30 से कट भी जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया गया है कि उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि मीटर में ज्ञात कीजिए जिसे 126 मीटर और 226 मीटर भुजा वाले एक आयत के अंदर पूर्णतः खींचा जा सकता है। इसके लिए देखो सबसे पहले तो हमको एक आयत बना लेना चाहिए। कुछ इस प्रकार से आयत दिखता है। आयत दिया गया है यहाँ पर, और कहा गया है कि इसकी जो एक भुजा है वो 126 मीटर है, यानी कि एक छोटी भुजा 126 मीटर होगी, और जो एक और भुजा है वो 226 मीटर है, यानी कि बड़ी भुजा 226 मीटर होगी। अब आपको पता होगा कि हम कहीं पे भी अगर ये वृत्त इस प्रकार बनाएंगे तो किस प्रकार का वृत्त बनेगा। तो कुछ इस प्रकार का वृत्त बनेगा, जैसे कि हम वृत्त यहाँ पे बना के आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे वृत्त बनेगा। तो आप एक चीज का ध्यान यहाँ पे दे रहे होगे कि ये जो वृत्त बना है तो वृत्त के बीच में एक जीवा जाती है, इसको व्यास कहते हैं, और इसका आधा ही हमको त्रिज्या मानी जाती है आर। तो ये जो भुजा है ये इसी के बराबर तो होगी, यानी कि जो रेडियस है इसकी इसका जो व्यास है 126 मीटर आ जाएगा, यानी कि रेडियस आता है d/2, यानी कि 126/2, यानी कि आर की वैल्यू 63 निकल के आ जाएगी। जब आर की वैल्यू 63 निकल के आ गई है तो हमसे पूछा है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है 2πr, यानी कि हम इससे गुणा कर देंगे। 2 इंटू पाई का मान 22/7 दिया गया है, आर की वैल्यू 63 दी गई है। 7 से काटेंगे 9 बार कट जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 44 इंटू 9 आ जाएगा, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 3 39, 396 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि माता की आयु 2 गुना उसकी पुत्री की आयु के 4 गुने से 26 वर्ष अधिक है, यानी कि माता का 2 गुना और माइनस 4 डॉटर, डॉटर का बराबर 26 वर्ष अधिक है, ये समीकरण 1 बन जाएगा। इसके बाद कहा है कि पुत्री की आयु का 3 गुना, यानी कि 3 गुना डॉटर का, और माता की आयु से, यानी कि माता सिर्फ अब की बार सिंगल है, और माता की आयु का कितना से 2 वर्ष कम है, यानी कि बराबर 2 आ जाएगा। दूसरा समीकरण ये बन जाएगा। अब पूछा है माता और पुत्री की आयु के बीच का अंतर, यानी कि हमको माता और पुत्री की आयु अलग अलग निकालनी पड़ेगी। इसको बराबर करने के लिए हम गुणा करेंगे, तो दूसरे समीकरण में हम 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2m माइनस का 6d बराबर का 4, और ये समीकरण नया बन जाएगा। अब समीकरण 1 और ये समीकरण जो 3 बना है इसको हम सॉल्व करेंगे, घटाएंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस और प्लस कट जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये आ जाएगा प्लस का 2d बराबर 26 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 22। 2d बराबर 22 है, यानी कि d बराबर 11 निकल के आ जाएगा। जब d की वैल्यू 11 आ गई तो हम समीकरण नंबर 2 में d की वैल्यू रख देंगे, तो m माइनस 3 इंटू डी की वैल्यू 11 बराबर 2 है, तो m की वैल्यू निकल के आएगी 35। अब दोनों की आयु निकल गई, एक की 11 एक की 35, अंतर पूछा है तो 35 माइनस 11 24 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी कुछ समय पहले किया था, अगर आपको याद हो तो। सबसे पहले इसको सेट कर लेते हैं। देखो ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी कुछ जो पिछली क्लास थी उसमें किया था। ट्रेन ए एम था, तो यहाँ पे ट्रेन ए और यहाँ पे स्टेशन एम मान लेते हैं, और यहाँ पे ट्रेन बी और स्टेशन एन मान लेते हैं, इस तरह से। तो जो ट्रेन ए है वो 7:50 AM पर निकलती है,
पहुंचती कितने बजे है? 2:50 PM पर पहुंचती है। वहीं जो दूसरी ट्रेन है वो 9:50 AM पर जाती है और 2:50 PM पर ही वो भी पहुंचती है। अब कह रहा है कि ट्रेन ए और बी के मिलने का समय ज्ञात करना है। इसे हम फिर से ऑप्शन से करेंगे। देखो जितना भी PM दिया है, जब हमारी जो ट्रेन है 9 PM तक कोई जा ही नहीं रही है तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। 5 AM पे हमारी कोई ट्रेन निकल ही नहीं है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद एक और ये वाला PM भी एलिमिनेट हो जाएगा। बचेगा एक ही ऑप्शन 11:55, यानी कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमें कोई सॉल्व करना ही नहीं पड़ा, सीधा सीधा यहाँ पे ऐसे ही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि ABC ने क्रमशः 63 रेशियो 35 रेशियो 42 के अनुपातमिक राशि का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल लाभ हुआ कितना? 5120 का। तो बी और सी के हिस्से में कितना अंतर है? देखो कितना अंतर है, इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले तो इसको काट देंगे। 7 नाम 63, 7 पन्ना 35 और 7 छंग 42। अब रेशियो को जोड़ देंगे। 9 5 14 6 20 रेशियो ओवरऑल दिया गया है, जिसकी वैल्यू है 5120। यानी कि एक की वैल्यू निकालेंगे तो 256 हमारी निकल के आएगी एक रेशियो की। पूछा है कि बी और सी के हिस्से में कितना अंतर है, तो बी का हिस्सा ये है और सी का ये है। 5 और 6 में एक ही का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है, यानी कि 256 का अंतर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कहा है कि निम्न में से किससे विभाज्य है ये संख्या? देखो 5 से विभाज्य अगर होती तो 5 एंड में या फिर 0 होना चाहिए था, यानी कि इससे तो विभाज्य है नहीं। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 3 अंक हमारे विभाज्य 8 से होने चाहिए, तो इससे है नहीं, तो 8 से भी विभाज्य है नहीं। बात यह है कि 3 से विभाज्य अगर संख्या अगर 12 से विभाज्य कोई संख्या है तो डेफिनेटली वो 3 से होगी, लेकिन कोई संख्या अगर 3 से, तो जरूरी नहीं कि वो 12 से होगी, यानी कि ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर भी अगर चेक करना है तो इस तरह कर सकते हैं। 3 की विभाज्यता का जो नियम है, उनके अंकों का जोड़ भी 3 से विभाज्य होगा। तो 2 और 5 7 और 3 10, 1 11, 1 12, 8 20, 1 21 और 3 24 और 9 33 होता है, जो कि 3 से विभाज्य होता है, यानी कि बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 6786 है, ब्याज की दर 20% वार्षिक है, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होती है, यानी कि यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज की बात हो रही है। चक्रवर्ती ब्याज की बात हो रही है, जो कि 6786 हमारा ब्याज दिया है 20% के बराबर, यानी कि 100% जो राशि है वो 1 साल के ब्याज समेत आ जाएगी, जो कि 20% की वार्षिक दर से है। तो इसमें 120 का फिर से भाग देके 100 से गुणा करेंगे, ताकि हमारी एक्चुअल जो धनराशि है वो ये वाली निकल के आ जाएगी। अब सिर्फ हमको इजीली इसको सॉल्व कर देना है। 1 और 1 2, 1 और 1 2, इससे कट जाएगी। यहाँ से हम डायरेक्ट काटेंगे 2 से, तो ये कटेगी 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 नाम 18 और 2 तिया 6। अब हम डायरेक्ट यहाँ से 12 से अगर काटें, पहले 2 से काटते हैं, 2 छक्के 12, फिर 2 से नहीं कटेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्ट 12 से नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिकानवे 3 एकम 3, तो ये 4 नीचे बचेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 11,003 यहाँ पे हो जाएगा 1,13,100 और 4 से भाग देना होगा, तो हमारा आंसर निकल के आएगा। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, बचे 3, 4 अट्ठे 32, इसलिए 1, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 पंचा 20, 28,275, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। एक संख्या में 70% की वृद्धि करने पर इतना हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 70% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 100% पहले से था, 170 हो जाएगा। हमारी जो संख्या है तो 100 से गुणा कर देंगे तो निकल के आ जाएगी। बिंदी से बिंदी काटेंगे, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, इस तरह से हो जाएगा। 2300 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। 5 सदस्य वाले परिवार का औसत वजन ज्ञात करना है, जिनका ये वजन है। सभी को हम जोड़ देंगे तो ये 40 है, फिर एक 49 है, एक 56 है, एक 75 है, एक 39 है। सभी को जोड़ देंगे, जितना आएगा उससे हम 5 से भाग दे देंगे। 9 6 15 5 20 और 9 39, 29, अच्छा 2 4 4 8 2 10 5 15 7 22 और 3 आ जाएगा 25
और 5 से भाग देने पर दुगना कर देंगे तो 25 दूनी 50, 51.8 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। साक्षी ने एक खिलौना 456 में खरीदा, उसे 20 की लागत से सजाया भी, यानी कि 456 रुपये में खरीदा, फिर 20 रुपये की लागत उसमें सजाने में लगा दी और खिलौने को 612 में बेच दिया। उसने टोटल ओवरऑल इस पे कितने खर्च किए? 476 रुपये। 476 खर्च किए और बेचा है 612 में। तो लाभ हानि देखनी है तो इसको फायदा ही हुआ है, ज़्यादा में बेचा है। कितने रुपए ज़्यादा में बेचा है? तो 612 में बेचा है, 476 में खरीदा था, तो 136 रुपये ज़्यादा में बेचा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा, 2 से काटेंगे इसको, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, ये काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से काट देंगे तो 34 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नाम 18। 17 से काटेंगे 17 दूनी 34 और 17 सत्ते 119, यानी कि 200/7 का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बिल्कुल सही आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें दिया गया है निम्न को सरल कीजिए, सेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1। देखो आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले तो इस बीटा की जगह हम थीटा लिख लेंगे, क्योंकि कंफ्यूज होता हूँ फिर मैं। 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये दिया गया है। अब आप सबको एक चीज़ पता होगी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको हम लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे लिख लिया। अब आप सबको पता होगा कि जो रेसिप्रोकल का उपयोग करेंगे तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें कह रहा है कि ABC एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें BC AD के समांतर है और AC CD के बराबर है। दिया गया एंगल है ABC 18 डिग्री और BAC 93 डिग्री। तो ACD की माप ज्ञात करनी है। देखो इसके लिए हम एक समलंब चतुर्भुज बना देते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे इसकी एक ये भुजा हो जाएगी A, ये B हो जाएगा ये कोण, ये C हो जाएगा और ये D हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो BC है, यानी कि ये जो BC है ये AD के बराबर समांतर है, मतलब समांतर है, ठीक है। अब एक कोण दिया है ABC यानी कि ये वाला कोण दिया है कितना, 18 डिग्री। कह रहा है कि BAC 93 है, BAC यानी कि यहाँ पे बीच से हमको लाइन भी खींचनी पड़ेगी, ये वाली लाइन BAC, और यहाँ पे ये जो कोण दे रखा है यहाँ पर BAC, ये वाला कोण 93 दे रखा है। अब कह रहा है कि यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब कह रहा है कि हमको ACD यानी कि ACD ये वाला कोण निकालना है, जो कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा देते हैं। इसके लिए देखो हमें एक है ये रेखा है, ये सीधी अगर कर दें तो तिर्यक रेखा पे बना कोण 180 डिग्री का होता है। ये कोण 18 है तो ये कोण भी 18 डिग्री होगा। जब ये कोण 18 डिग्री है, ये 93 है, तो बीच का कोण 180 में से 93 और 18 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, जो कि अगर 93 18 ये आ जाएगा 69 डिग्री। जब ये 69 डिग्री आ जाएगा और ये 18 डिग्री आ जाएगा 93, तो ये वाला कोण भी 69 डिग्री ही हो जाएगा। अब आपको इसमें दिया गया है सवाल में AC बराबर CD है, यानी कि जो AC है वो CD के बराबर है, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। जब ये 69 है तो एक ही रेखा पे बने जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ये वाला कोण भी 69 हो जाएगा। एक्चुअली ये जो डायग्राम है इस तरह नहीं बनेगा, क्योंकि आपको देखने में लग रहा होगा कि ये कोण 90 डिग्री से ज़्यादा है, लेकिन ये 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं है, तो ये कोण भी 69 डिग्री हो जाएगा। अब ये कोण निकाला है तो तीनों कोणों का योग त्रिभुज के 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से एक 69 हो जाएगा CAD वाला 69 हो जाएगा, और एक हो जाएगा ADC वाला 69 ही हो जाएगा। घटाएंगे तो ये 180 माइनस 138 करेंगे, 180 माइनस 138, तो हमारा जो कोण है वो निकल के आएगा 42 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें एक संख्या दी गई है, वो कह रहे हैं कि किससे विभाज्य है। देखो कोई भी संख्या के पीछे अगर 5 दिया गया है तो ये 2 से तो विभाज्य हो ही नहीं सकती है, ये बिल्कुल कट जाएगा। 5 दिया है यानी कि 5 से तो डेफिनेटली ये विभाज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ऐसे ही सही हो जाएगा, कुछ चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसको हम सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है,
और यहाँ पे ये एक टर्म दी गई है और यहाँ पे समीकरण दिया गया है। 3 बाहर निकालेंगे हो जाएगा 4/3 z² माइनस का 30z प्लस का 18 और ये कोष्टक बंद हो जाएगा माइनस का 4 कोष्टक में z² प्लस का 8z माइनस का 14। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 बाहर ये जो 3 बाहर इसके दिया गया है इतना है ये, तो 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4z² माइनस का हो जाएगा 90z प्लस का हो जाएगा 54 और माइनस इसका 4 में गुणा कर देंगे तो 4z² माइनस का 32z हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 56। अब यहाँ पे माइनस और प्लस का कट जाएगा, 90z माइनस का है और 32z माइनस का है, ये जोड़ेंगे तो माइनस का आ जाएगा 122z। माइनस करेंगे यहाँ पर प्लस का है 54 और 56 तो ये हो जाएगा 110। तो माइनस का 122z प्लस 110 माइनस का 122 और प्लस 110, ये यहाँ पे z की जगह x लिख दिया है। ये बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना दिया गया है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखो संख्या है यानी कि एक x संख्या है और उसकी 5 गुना है एक, तो एक 5x हो जाएगी जिनका गुणनफल दिया गया है 2880। तो यहाँ पे हो जाएगा ये x इंटू 5x इंटू एक्स 5x² बराबर 2880। एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 5 हम 25, 3 बचे 5 सत्ता 35 और 5 छक्का 30, यानी कि x की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 24। x की वैल्यू 24 आ गई यानी कि x बराबर आ जाएगा 24। एक दूसरी संख्या इससे 5 गुना है यानी कि 5x है तो ये हो जाएगी 120। एक संख्या 120 हो जाएगी, एक संख्या हो जाएगी 24। दोनों संख्याओं का यहाँ पे योग पूछा है तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगी 144, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि है 21 नंबर का। कह रहे हैं कि अंजलि किसी निश्चित कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती है, तो यहाँ पे अंजलि को हम AN लिख देते हैं जो कि 30 दिनों में एक कार्य को पूरा कर रही हैं। अंजलि और आयुषी मिलकर उसी कार्य को यानी कि एक AN प्लस AY, आयुषी को हम AY लिख लेते हैं और AY को दोनों मिलकर काम कर रही हैं 18 डेज में। तथा अंजलि, आयुषी और अंकिता, अब यहाँ पे एक और जुड़ रही हैं, कौन सी, एक अंकिता भी जुड़ रही हैं। अंकिता प्लस अंजलि प्लस आयुषी ये मिलकर एक काम को 9 दिनों में उसी काम को कर रहे हैं। तो अंजलि और अंकिता मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे ये बात पूछी गई है। इसके लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। ऐसी कोई संख्या सोचो जो तीनों से भाग हो जाए, तो ऐसी संख्या हो जाएगी 18 पंचे 90, 90 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो हमारे अंजलि की जो इफिशियंसी है अलग कलर से लिख लेते हैं, अंजलि की इफिशियंसी आ जाएगी 3, अंजलि और आयुषी की मिलकर आ जाएगी 5 और इन तीनों की मिलकर आ जाएगी 10 इफिशियंसी। अब बात हो रही है किसकी, अंजलि और अंकिता मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं। तो इसके लिए हमें अंजलि की तो एफिशिएंसी दी गई है 3, अंकिता की एफिशिएंसी निकालनी है और अंकिता की निकालने के लिए तीनों की मिलकर 10 है और अंजलि और आयुषी की मिलकर 5 यानी कि अंकिता की अकेले की मिलकर भी 5 एफिशिएंसी बनेगी। 5 एफिशिएंसी अंकिता की है, 3 एफिशिएंसी अंजलि की है, यानी कि 8 एफिशिएंसी दोनों की हो जाएगी। 5 अंजलि की अंकिता की हो जाएगी और 3 अंजलि की हो जाएगी, तो 8 एफिशिएंसी मिलकर हो जाएगी। टोटल काम 90 है, 8 एफिशिएंसी करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 चौको 8 और ये 45 बार 45/4, ये ऑप्शन नंबर हमारा 3 में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा अनुपात का मतलब कि अगर उसको सॉल्व करेंगे तो 1 से ज़्यादा आना चाहिए। किसकी संख्या 1 से ज़्यादा आ रही है या फिर जितनी भी संख्या ज़्यादा आ रही है वो सबसे बड़ा माना जाएगा। तो इसके लिए हमें अंतर देखना, डिफरेंस देखना होता है। डिफरेंस कितने का है, इसमें डिफरेंस 11 का आ रहा है, इसमें डिफरेंस आ रहा है 28 का, इसमें डिफरेंस आ रहा है 54 का, इसमें डिफरेंस आ रहा है 30 का। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस जिसमें आ रहा है वो बहुत ही छोटी संख्या मानी जाएगी, यानी कि ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। जो सबसे बड़ी संख्या है वो आ जाएगी 14 अनुपाते 51, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सपना ने 20,900 की धनराशि में से कुछ धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। वो यदि उसे 5 वर्षों के बाद दोनों निवेशों से बराबर ब्याज प्राप्त होता है तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर कितना होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जो ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण, वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। अब आप सबको पता, मान लीजिए कि 10% पे जो राशि दी गई है वो x धनराशि दी गई है, और जो 9% पे दी गई है वो बाकी की जितनी है उतनी दी गई है, यानी कि 20,900 में से माइनस कर देंगे x। अब हम इसका फॉर्मूला बराबर कर देंगे जब ब्याज बराबर मिला है तो मूलधन कितना है 10% का x हो जाएगा, रेट कितनी है 10%, समय कितना है 5 साल, बटे करेंगे 100 से, जो कि ब्याज मिलेगा वो बराबर रहेगा किसके, मूलधन कितना है 20,900 माइनस एक्स की, रेट कितनी है 9%, समय कितना है 5 साल, बटे करेंगे 100 से, 100 से 100 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। अब बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 10x बराबर, यहाँ पे बचेगा 9 से गुणा करेंगे इससे, तो ये आ जाएगा कितना, 9 दूनी 999 9 81 और 9 दूनी 18, इतना आ जाएगा, और माइनस करेंगे 9x, यानी कि x को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा x, 9x प्लस में तो ये हो जाएगा 19x बराबर हो जाएगा 18 8100। x की वैल्यू निकालेंगे, 19 का भाग देंगे, 19 नम्मा 171 और 19 नम्मा 171 और 0 0, x की वैल्यू आ जाएगी 9,900, जो कि हमने 10% पे माना था और 10% वाली ही पूछ रही है, तो 9,900 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है 24 नंबर का। 50 की पावर माइनस 13 भाग दिया है 15 की पावर 15, 50 की पावर 15 से इंटू 15 माइनस 11 पावर का मान ज्ञात करना है। देखो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, अगर कोई भी पावर माइनस में ऊपर दी गई है तो उसको 1 के बटे में लिखने में नीचे प्लस में चली जाती है, 15 की पावर 13 भाग करेंगे तो जो 15 की पावर ऊपर 15 है तो गुणा कर देंगे नीचे करके, 15 की पावर 15 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे पावर जो है वो प्लस में ही रहेगी, इंटू करेंगे 1/50 की पावर 11 प्लस में आ जाएगी। अब यहाँ पे ओवरऑल अगर हमारा बेस समान है तो पावर आपस में जुड़ जाती है, तो 1/13 ये है, 15 है 28 इंटू 39, 50 की पावर हो जाएगी 39, ऊपर ले जाएंगे तो 50 की पावर जो है वो माइनस में चली जाएगी 39, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का। एक व्यक्ति 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कानपुर से लखनऊ जाता है और उसी मार्ग में 90 किलोमीटर की चाल से कानपुर वापस भी आता है, तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2x बाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो 2 इंटू 72 इंटू 90, दोनों को जोड़ेंगे तो 162, 2 से काटेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 81, 9 से काटेंगे 10 बार, 9 बार, इसको काटेंगे 8 बार, तो ये ओवरऑल 8 दशारम 80 आ जाएगी हमारी औसत चाल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 26। ए बी को एक मैकबुक 60% की हानि पर बेचता है। मान लीजिए कि ए के पास जो मैकबुक है उसका प्राइस है 100 रुपये, अब वो 60% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि बी को वो चीज़ मिल रही है 40 रुपये में। बी सी को मैकबुक 25% के लाभ पे बेचता है, यानी कि 40 पे 25% 10 रुपये का लाभ, तो सी को वो चीज़ मिल रही है 50 रुपये की। यदि सी ने मैकबुक इतने रुपये में खरीदा तो ए के पास कितने की थी, अगर सी ने 50 में खरीदा था जिसकी वैल्यू 47,236 है 50 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू करनी है, यानी कि इससे दुगुना कर देंगे तो 47 दूनी होता है 94,000, 472, तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, कह रहा है कि 58,300 को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 4 गुना, बी का 9 गुना और सी का 3 गुना बराबर है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए का 4 गुना बराबर है बी का 9 गुना बराबर है सी का 3 गुना, और ओवरऑल जो हमारे पास रुपए हैं वो 58,300 रुपये हैं। कह रहा है कि इनको बराबर बांटना है तो एक हिस्सा ज्ञात करो। देखो इसको सबसे पहले इनका अनुपात निकालने के लिए हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा 36 आएगा, तो ए की वैल्यू 9 आ जाएगी, बी की वैल्यू 4 आ जाएगी, सी की वैल्यू 12 आ जाएगी, इन सभी को जोड़ेंगे तो 12 4 16 25 आएगा, यानी कि जो 58,300 रुपये हमें दिए गए हैं वो 25 यूनिट के बराबर हैं। चूंकि हमें एक का हिस्सा निकालना है, यानी कि 9 निकालना है, तो 9 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इसको काटते हैं 25 से, तो आ जाएगा 25 दूनी
50 और 8 बचेंगे तो 25 तिया 75, ये 8 बचेंगे 25 तिया 75 और 25 दूनी 50 और 2332 इंटू 9 करेंगे तो 9 दूनी 18, इकाई का अंक 8 गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है 28 नंबर का। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप 13 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, एक की 13 है तो 3 की हो जाएगी 39 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ए स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 19 दिन में बिछाता है, ए बिछाता है 19 दिन में, बी बिछाता है 16 दिन में, सी की सहायता से, यानी कि तीनों मिलकर ए, बी और सी तीनों मिलकर बिछा देते हैं 5 दिनों में। इनका एलसीएम लेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि एक दूसरे से कट नहीं रही हैं, यानी कि जिनका एलसीएम होगा वो हो जाएगा 19 इंटू 16 इंटू 5। इसका गुणा करेंगे तो 16 पंचे 80 और 19 अट्ठे 152, यानी कि 1520 आ जाएगा। तो या तो ये लिख लेंगे या ये लिख लेंगे। 19 की एक इफिशियंसी निकालेंगे तो 19 कट जाए 16 पंचे 80, इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 80। बी की इफिशियंसी निकालेंगे 16 कट जाएगा तो 19 पंचे 95 आ जाएगी बी की इफिशियंसी। तीनों की इफिशियंसी निकालेंगे अगर तो 5 यहाँ पे है तो 5 कट जाएगा 19 इंटू 16, 16 नंबर 144, 14 और 16 304 तीनों की मिलकर आ जाएगी। यानी कि सी की अकेले की इफिशियंसी की बात करें तो 304 में से 95 घटा देंगे और 80 घटा देंगे, तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी 129। ये हमारी एफिशिएंसी तीनों की आ गई, ए बी और सी की। अब कह रहा है कि सी अकेले है कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकती है, तो पूरा कार्य है 1520 है और ए सी की जो वैल्यू है वो 129 है, तो 129 से हम यहाँ पे भाग दे देंगे। सबसे पहले हम 1 से भाग देंगे तो ये जाएगा 129, और यहाँ पे बचेंगे 12 में से 3 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा 5 2 बचेगा तो 23 बच जाएंगे। अंक उतारेंगे 0 का तो 0 आ जाएगा। फिर से भाग देंगे तो ये 13 दूनी 26, 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा, तो 129 बार चला जाएगा, 101 बचेगा। अब यहाँ से किसी से भी कट नहीं रही है, यानी कि 11 सही 101 बटे 129 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर किसी में नहीं दिया है। अब देखो ऑप्शन में दिया हो ना दिया हो, आंसर तो यही आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक स्टेनलेस स्टील की बोतल का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। अंकित मूल्य हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी MRP। 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट देते हैं। क्रमिक छूट के लिए देखो 100 से 10% की छूट दी 90 बचा, अगला 100 से 10% की दी तो 95 बचा। इसे और शॉर्ट में अगर करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, याद होना चाहिए 10 से 9 हो जाएगा और ये 20 से 19 हो जाएगा, इस तरह से याद होना चाहिए। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि 20 दशा 200 से 19 नम्मा 171 हो जाएगा। 1200 की वैल्यू अगर 200 है, सॉरी 200 की वैल्यू 1200 है तो 171 की वैल्यू निकालेंगे, 2 जीरो से 2 करेंगे, ये करेगा 6 बार, तो 17 छक्के 102, 102 और 6 1026 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन बचे नहीं हैं। तो दोस्तों ये थे 7 अगस्त 2025 के हमारे सारे PYQ के 30 मैथ के क्वेश्चन, जिसको हमने सॉल्व कर दिया। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन थे, बाकी और हम आगे सभी के सभी सॉल्यूशन करेंगे। देखो आप सभी से एक और मैं सजेशन लेना चाहूँगा कि अगर आपको किसी और एग्जाम के PYQ करवाने हो, क्योंकि इस पे हमारे जो कैंडिडेट हैं वो बहुत कम जुड़ रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे बताते हैं, अगर आपको ALP के PYQ चाहिए तो वो बताइए, टेक्नीशियन के चाहिए तो वो बताइए, अगर ग्रुप डी के ही चाहिए तो वो भी बता सकते हैं, क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो जो NTPC के हम करा रहे हैं उसमें 500 कैंडिडेट, सिर्फ 500 लोग ही देख रहे हैं, जबकि हम इसको सॉल्व कराते हैं तो कम से कम 35 से 40 मिनट लग जाते हैं इसको सॉल्व कराने में, फिर एडिटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत टाइम लगता है और इतने कम लोग देखते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो दोस्तों यही थे आज के 7 अगस्त की थर्ड शिफ्ट के मैथ के 30 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।